कोई पानी के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है आपकी ज़्यादा और आपने टाइमली नहीं कैप्चर किया तो वो मछली जब मरेगी ना वो पूरे टैंक की मछली मरेगी। इसमें 1 2 4 पीस नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि मैं 2 टैंक्स लगा लूँगा और मैं प्रॉफिट कमा लूँगा इसमें से, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी आके उन्होंने इंटरव्यूज़ दे के लोगों ने कहा और वो यही दिखाया उन्होंने कि एक 2 टैंक लगाएं आप लाखपति बन जाएंगे। ठीक है, तो मसला ही कोई नहीं जी, 1 लाख रुपया टैंक कमाना है, मसला कोई नहीं। मगर पॉइंट ये है कि आपकी उसको चलाने की कॉस्ट है और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको एक लेवल तक आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मियां नवी ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर। लोग मुख्तलिफ तरह से कमाने का ज़रिया तलाश करते रहते हैं और स्मार्ट ज़रिया तलाश करते हैं कि किस तरह से थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा अर्न किया जाए। तो आज हम मौजूद हैं मानी भाई के साथ और इनका अपना बायोफ्लॉक का एक सेटअप लगा हुआ है। तो ये पायनियर हैं जो लाहौर में करने वाले हैं। तो इन्होंने किस तरह से एक्सपीरियंस किया, कैसे शौक़ शुरू हुआ और किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है। तो उसके लिए मानी भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये बताइएगा कि बायोफ्लॉक एक बड़ा डिफरेंट सा काम है, लोगों का इसके बारे में बड़ा मुख्तलिफ सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसके बारे में ये शुरू कैसे हुआ, शौक़ क्या था, कैसे इस काम में आ गए? मेरा बेसिकली फ़िश कीपिंग का शौक़ था। मैंने घर में एक्वेरियम रखा हुआ था, तो 19-20 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये शौक़। तो फ़िश कीपिंग से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड करते गए। तो बायोफ्लॉक के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था अब्रॉड में भी। तो थाईलैंड में, इंडोनेशिया में कुछ लोग हैं, उनके साथ थोड़ा रब्ता रहा। कुछ यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, उनके साथ रब्ता रहा और उनके थ्रू मैंने काफ़ी नॉलेज गेन किया, काफ़ी चीज़ों का विजन क्लियर किया अपना और फिर एक स्टेप लिया कि इसको एज अ प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करें। तो 2019 में ये सेटअप हमने बनाया था, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। काफ़ी लोग सेटअप्स हमारे से लगवाते भी हैं, क्लासेस लेने भी आते हैं। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट चीज़ है, ये इको फ्रेंडली सिस्टम है और इसके अंदर जो इसका बायो वेस्ट है वो इसी के अंदर रिसाइकल होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिजली का इस्तेमाल मिनिमम है। पानी जो आप अंदर डाल रहे हैं इसके अंदर, टैंक्स के अंदर, वो एक्वेरियम की फ़िश की जिस तरह फ़िश में एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम में फ़िश रखते हैं आप, तो उसके अंदर आपको बार बार पानी चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर पानी भी नहीं चेंज करना पड़ता। तो बायोफ्लॉक के अंदर बेसिकली एक हम डालते हैं, प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं जो कि फ़िश के वेस्ट को और फीड के वेस्ट को यूटिलाइज़ कर लेता है और फ़िश उसको खाती है और वो एज अ प्रोटीन सोर्स उसको प्रोवाइड कर रही होती है फ़िश को। तो जो भी फ़िश बायोफ्लॉक में एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कौन कौन सी फ़िश इसमें रह सकती है। जो फ़िश इसके अंदर जो कल्चर है, जो बायोफ्लॉक प्रोबायोटिक्स हैं उसको कंज्यूम करती है, वो इसके अंदर अच्छी ग्रोथ करती है। रहने को सारी फ़िश इसमें रह सकती हैं, ट्रॉपिकल फ़िश सारी रह सकती हैं, बट ग्रोथ रेट का फ़र्क पड़ता है सिर्फ प्रोबायोटिक्स की कंजम्पशन की वजह से। पैरामीटर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पानी के डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल आता है, TDS है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, pH, इन चीज़ों का हमने बेसिकली कंट्रोल करना होता है क्योंकि इस एक टैंक के अंदर 1 एकड़ के पौंड जितनी मछली है। जब आप एक 160 मरला की मछली को 1 मरला के अंदर आप शिफ्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है और उनकी उस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व करना है। उसके अंदर यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि पानी के पैरामीटर्स जल्दी हिलते हैं, तो आपको उनको ज़रा मोनीटर करना पड़ता है और उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक टैंक रख लें या आप एक घर में एक्वेरियम रख लें, दोनों की टेक केयर काइंड ऑफ एक जितनी है। तो और बाकी सिर्फ जहाँ तक बात है कि पॉपुलेशन की, वो पॉपुलेशन वेरी करती है कि आपका कितने लीटर का टैंक है, उस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन वेरी कर रही होती है। तो मेरा ये टैंक जो है ये तकरीबन 22,500 लीटर का एक टैंक है, तो इसके अंदर तकरीबन 2,000 फ़िश मैंने डाली हुई। तो इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं आप? एक DO मीटर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले, कोविड से पहले तो इतना एक्सपेंसिव नहीं थे, बट कोविड के बाद काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट्स बंद हुई, कोई लोगों ने ब्लैक में बेचे। तो ऑक्सीजन लेवल हमारा होता है इसके अंदर, प्रॉपर हमारे पास रिपोर्ट्स लिखी होती हैं, तो किस फ़िश को कितना ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है पानी के अंदर। तो हम वो मीटर लगा के चेक करते हैं कि इसके अंदर लेवल कितना है। अगर कम होती है तो हम उसको इंक्रीज़ करते हैं।
बेसिकली ऑक्सीजन लेवल को हमने बढ़ाने के लिए हमने पीछे पंप्स लगाए होते हैं, डायफ्राम पंप्स या एयर ब्लोअर्स कई लोग यूज़ करते हैं। तो वो सिर्फ जस्ट लाइक एक एयर कंप्रेसर का काम करते हैं या ब्लोअर का काम कर रहा होता है। उसने एक पाइप के थ्रू, एक शावर्स के थ्रू जस्ट आपके इस टैंक के अंदर पानी के बबल्स बनाने हैं, नथिंग एल्स। और उसी में आपकी जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू होती है ऑक्सीजन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जिन्होंने एक्वेरियम्स रखे हैं या देखे हैं एक्वेरियम्स कईयों के घरों में, तो आपने देखा होगा अक्सर कि उनके बजरी के नीचे से बबल्स निकल रहे होते हैं। तो वो भी, उसका मकसद भी एक्चुअली यही होता है कि वो उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल पूरा कर रहे होते हैं पानी के अंदर। तो सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है हमारा टैंक बड़ा है तो इस वजह से हमारा ऑक्सीजन भी ज़्यादा हमने देनी होती है, इसलिए हमारे शावर्स भी ज़्यादा। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत बेसिकली इसलिए होती है कि जिस तरह हम ऑक्सीजन एयर के अंदर हम सांस ले रहे हैं, एयर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट गैसेज हैं, नाइट्रोजन भी है और डिफरेंट गैसेज हैं। जब हम अंदर लेके जा रहे हैं, हमारे लंग्स उसके अंदर में उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारी हम बाहर निकाल देते हैं। सेम इज़ द केस कि फ़िश जब अंदर रहती है वो गिल्स में से पानी क्योंकि वो तो सांस नहीं ले रही होती, वो गिल्स के थ्रू पानी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो एक स्पेसिफिक लेवल तक पानी के अंदर ऑक्सीजन रहेगी, जब वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो सफोकेट करके मरना शुरू हो जाएगी फिश। तो हमने एक्चुअली उसका ऑक्सीजन लेवल को पूरा करके दे रहे हैं, जस्ट लाइक कि हम जिस तरह एक कमरे में ज़्यादा सारे बंदे बैठ गए हैं तो हमें सफोकेशन हो रही होती है, एक हबस सा बन जाता है। तो हम उसके लिए फिर वेंटिलेशन का इंतज़ाम करते हैं, पंखा चलाते हैं, कोई या एसी लगाते हैं या एग्जॉस्ट ऑन करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ खोलते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग रहे। ये भी सेम वही सिस्टम है कि हम एक तरह से हवा की क्रॉसिंग कर रहे हैं ताकि उसके अंदर जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो मोर्टेलिटी रेशो क्या है इसके अंदर? जो फिजिबिलिटी के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं वो 10% होती है। उसका वजह उसके अंदर बेसिकली ये है कि इंटरनेशनली काइंड ऑफ रूल एक बना हुआ है, 10% एक जनरल की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 साल के ये थर्ड कल्चर है मेरा, तो मेरी आज तक तकरीबन 2-2.5% से ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई। एक जो आपका ये फ्लॉक होता है इसको तैयार करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? और जो साइज़ की भी आप बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, वो क्या चीज़ होती है कि कितना डालेंगे, कितना वो साइज़ एक्सपेक्ट करेंगे? इसके अंदर ना बेसिकली एक 2 मेन फैक्टर्स हैं। एक आपने वर्ड यूज़ किया फ्लॉक, बायोफ्लॉक के अंदर फ्लॉक जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, या कल्चर का भी उसको नाम दिया जाता है। जो आपका स्टॉक है इसको स्टॉक कहते हैं बेसिकली, कि जो आपने मछली स्टोर की है। इसकी कैलकुलेशन कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इतना रूल नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेशन होती है। डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपको एक्चुअली डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या चाहिए। अगर आपको 1 kg की आउटपुट चाहिए तो हो सकता है कि ये जो भी मैंने टोटल 4000 मछली डाली है, यहाँ पे मैं 1000 डालता, ठीक है, तो 1000 पीस डालता और वो 1 kg पर पीस की एवरेज लेते हैं तो 1000 kg 6 to 8 months। तो ये तकरीबन हमारा चला जाता उसमें 1 टन 1000 kg में आपका चला जाता है। अब डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपको पर पीस वेट क्या चाहिए, आपका डिज़ायर्ड क्या है, उस हिसाब से नंबर ऑफ़ यूनिट डिटरमिन किए जाते हैं कि आपने मछली कितनी रखनी है इसके अंदर। आप क्या सजेस्ट करेंगे ये कंक्रीट वाले की तरफ अगर कोई बंदा आता है, स्टार्टर आता है, वो इसमें आए कि वो दूसरा वाला जो आप बता रहे हैं उसके अंदर आए? हम रेकमेंड करते हैं कि आप तारपुलिन में शिफ्ट करें। उसकी वजह यह है कि उसको मेंटेन करना इजी है। इसके अंदर इसकी मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है। मेंटेनेंस इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि कंक्रीट है, इसके अंदर क्रैक पड़ जाएगा, इसको दोबारा से वाटर प्रूफिंग करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, अबव द सरफेस हो या अंडरग्राउंड हो, दोनों केसेस के अंदर। तारपुलिन इज़ जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल। बच्चों का एक हवा वाला स्विमिंग पूल आता है, उसमें पेंचर लग जाता, पैच लग जाता है, आपका कहीं से खुदा ना फट भी गया तो वो आप रिपेयर कर सकते हैं। और उसकी लाइफ और इसकी लाइफ तकरीबन सेम है, वो 9-10 साल अगर आप उसको मेंटेन करके या उसकी देखभाल करें तो तारपुलिन वाला भी 10 साल चलता है, ये भी 10 साल चलता है। और उसके अंदर सिर्फ आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा होता है कि अबव द सरफेस है, आपकी हैंडलिंग इजी रहती है, आपको इस तरह ये टोटली वो अंदर तक झुकना नहीं पड़ता, रीच में रहती हैं चीज़ें। फिर उसमें ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत इजी रहता है, आपका क्योंकि फ्लोर से ऊपर होता है तो वो ग्रेविटी के थ्रू ही एक्चुअली आप हैंडल वॉल खोल के उसको ड्रेन कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसकी निस्बत। तो जब भी कोई कंक्रीट टैंक के ऊपर बज़िद, कई लोग होते हैं कि बज़िद होते हैं कि नहीं जी हमने कंक्रीट में ही करना है, हमने तो बहुत बड़ा करना है, मैं एक ही टैंक बना लूँगा एक कनाल के ऊपर, उसी में रख लूँगा।
तो उनको बेसिकली जो एग्जांपल दे के मैं समझाता हूँ वो यही होती है कि मछली जब भी मरेगी, ठीक है, कोई पानी के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है आपकी ज़्यादा और आपने टाइमली नहीं कैप्चर किया, तो वो मछली जब मरेगी ना, वो पूरे टैंक की मछली मरेगी। इसमें 1 2 4 पीस नहीं है। जस्ट लाइक आपका जिस तरह कंट्रोल शेड के अंदर ब्रॉयलर मुर्गी का मसला होता है। तो जितने नंबर ऑफ़ टैंक ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपकी मोर्टेलिटी आप कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप एक कनाल का एक ही टैंक बना देंगे, ठीक है, और उसके अंदर पानी की डिस्टर्बेंस होगी, तो आप तो अपनी सारी की सारी फ़िश मरवा लेंगे, ठीक है। तो आप अपने रिस्क फैक्टर को कम कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और मेंटेनेंस आसान होती है क्योंकि जब भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल पीएच हमारा कम है और उसको हमने ज़्यादा करना है, तो हम बुझा हुआ चूना जो उसको कहते हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना जो होता है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता पानी में, उसको यूज़ करते हैं। अब मैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व करके एक बाल्टी के अंदर डिज़ोल्व करके अच्छी तरह से कि उसका पाउडर या फुटकी ना रहे, उसको डिज़ोल्व करके पूरे टैंक के अंदर फैला कर डालता हूँ। उसका असर लेने में 100% पानी के अंदर फैलने में उसको 12 से 15 घंटे लगने इस टैंक में। जब आप एक कनाल का टैंक लेंगे और उसके अंदर कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मछली परेशान है, स्ट्रेस में आ गई है, तो आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें जो एडिशन करेंगे वो तो 3-3 4-4 दिन ले जाएंगे और शायद वो 3-4 दिन में मछली मर जाए। तो रिस्क फैक्टर की वजह से भी हम नंबर ऑफ़ टैंक्स ज़्यादा कहते हैं। तो अच्छा, इसमें बताएगा कि जैसे कहते हैं कि मछली को पानी ज़रूरी है, इसी तरह बिजली ज़रूरी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जो आपको मैंने बताया ऑक्सीजन के लिए आपको बताया हमने पंप्स यूज़ कर रहे हैं। तो पंप्स जब तो बंद हो जाएंगे तो मछली के लिए ऑक्सीजन अंदर कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है डिपेंडिंग कि आपका पानी के पैरामीटर्स क्या हैं या आपकी पहले ऑक्सीजन लेवल क्या था, तो उसकी वजह से कितना टाइम है। नॉर्मली घंटे से लेके 4-5-6 घंटे तक का टाइम होता है आपके पास। इस टाइम के अंदर आपने वो इलेक्ट्रिसिटी बहाल करनी है ताकि वो पंप्स चलें। तो उसका बेटर वे ये होता है कि डायफ्राम पंप्स जो हैं वो लो वोल्टेज के होते हैं, तो अगर आप सोलर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोलर लगवा लें, बेहतरीन ऑप्शन है। अगर नहीं सोलर करवा सकते तो एटलीस्ट यूपीएस आप लाजमी, इतना सेटअप लगाना है आप यूपीएस लाजमी या इन्वर्टर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये बैकअप दे देता है। 2 या 3 डायफ्राम पंप्स जो हैं तकरीबन एक अच्छे उसमें यूपीएस के साथ 700-750 वाट के यूपीएस के साथ तकरीबन 6 घंटे का बैकअप दे जाता है आपकी सिंगल बैटरी में। डबल बैटरी वाला करेंगे वो बैकअप ज़्यादा हो जाएगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो प्रिपेयर करके रखना है। खुदा ना खास्ता हमारा पीछे भी एक दफ़ा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर पूरा शॉर्टफॉल हो गया, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि वो मेन लाइन की मेंटेनेंस चल रही है, सारा दिन लाइट नहीं आई, वो 6 घंटे के बाद जब यूपीएस बंद हो जाएगा देन व्हाट, ठीक है। अब उसके लिए भी प्रिपेयर करें। वो क्या है, आप एक छोटा सा जनरेटर रख लें, ठीक है, जो उसको यूपीएस को भी बैकअप दे। जो यूपीएस को बेसिकली बैकअप दे देगा। आप यूपीएस ना चार्ज करें उस पर, आप जनरेटर चला के वो रख दें, ठीक है। ये पंप चलते रहेंगे क्योंकि इतना खास लोड नहीं है, तो लिहाजा वो जनरेटर भी जल्दी हीट अप नहीं होता। आप अगर आपका जनरेटर सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर आप यूपीएस भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप 2-3 घंटे आप जनरेटर चलाएं, आपके पंप्स भी चल रहे हैं, यूपीएस भी चार्ज हो रहा है, वो 3 घंटे यूपीएस चार्ज हो गया, वो शायद वो आपका 2 घंटे का फिर आगे बैकअप दे देगा। 2 घंटे आप जनरेटर को रेस्ट दे रहे हैं और 2 घंटे आपका यूपीएस चल गया उतनी देर। तो इस तरह से आपको खुद ज़रा मैनेज करना पड़ता है इस चीज़ को देख के। स्टार्टर्स जो हैं, अभी लोग सोचते हैं कि यार इतने पैसे लगाएंगे तो इतना प्रॉफिट ले लेंगे, उनके लिए सजेशन क्या है, प्रैक्टिकल सजेशन क्या है आपकी? प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि काफ़ी लोग मेरे पास पिछले 2 सालों के अंदर मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि जी मैंने काम करना है और इस तरह करना है, तो हमारे से क्लासेस भी लेते रहे हैं, सेटअप्स भी लगवाए हैं उन्होंने। तो उनको मैंने सबसे पहली चीज़ ये कही थी कि अगर आप ये समझेंगे कि मैं 2 टैंक्स लगा लूँगा और मैं प्रॉफिट कमा लूँगा इसमें से, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। सॉरी टू से काफ़ी मीडिया में भी यूट्यूबर्स ने भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और इवन के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी आके उन्होंने इंटरव्यूज़ दे के लोगों ने कहा, और वो यूँ ही दिखाया उन्होंने कि एक 2 टैंक लगाएं आप लाखपति बन जाएंगे, ठीक है। तो मसला ही कोई नहीं जी, ये लाख रुपया टैंक कमाना है, मसला कोई नहीं। मगर पॉइंट ये है कि आपकी उसको चलाने की कॉस्ट है, और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको एक लेवल तक आना पड़ता। अगर आप कहते हैं कि मैंने अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है इसमें से, तो आपको कम से कम 10 टैंक लगाने चाहिए, फिर आप जाके उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। तो काफ़ी लोग हमारे पास जो आते थे वो उनको ये चीज़ गाइड करते थे, मगर वो कहते थे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि 10 टैंक लगा लेंगे तो हमारे तो पैसे फंस गए और हमारे से ना चला फिर, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 टैंक लगाना चाहते हैं। फिर उनको एक चीज़ मैं क्लियर करता था कि आपने अपने माइंड पूरा प्रिपेयर करके करें
कि इन 2 टैंक में से या 1-2 टैंक्स में से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप जस्ट सीख रहे हैं, जिसको एक हमारे कॉमन वर्ड कहते हैं हाथ साफ कर रहे हैं आप अपना। ठीक है, आपने बस एक क्लासेस ली, सारा कुछ किया, आपने डिग्री ले ली, वाइवा कर लिया, अब प्रैक्टिकल फील्ड में जो इंटर्नशिप है वो आपकी एक इंटर्नशिप है। ठीक है, आपको इंटर्नशिप से प्रॉपर पूरी सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस नहीं मिलेगा, आपको वो स्टेपेंड मिलेगा। ठीक है, कि आपका खर्चा कुछ निकल जाए, समझ आ जाएगी, बिल्कुल आपको समझ आ जाए। मगर अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको प्रॉफिट कमाना है, तो कम से कम 10 टैंक से शुरू करें, फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी कि आपको कि मैं पूरा साल लगा के जो एक फ्लॉक तैयार कर रहा हूँ और एक पूरी यील्ड तैयार कर रहा हूँ, उसका मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 2 ड्रम्स पे एक्सपेंस कितना आ जाता है यानी कि एक पूरा तैयार करने के लिए? नवीद भाई, इसमें बेसिकली वेरिएशंस हैं थोड़ी सी, डिपेंड ये कर रहा होता है कि आप टैंक का साइज़ क्या रखते हैं। कई लोग एक जनरल साइज़ चल रहा होता है, वो 10 फीट का बनता है, अराउंड 10 फीट के, उसी की हम बात कर रहे हैं, 10 फीट की बात। और हमने ज़्यादा लगा के दिए हैं 15 फीट के, एक मरला का 15 बाय 15 फीट का जो होता है, एक मरले का बेसिकली किया हुआ। 15 बाय 15 फुट के आप 2 टैंक्स लगाएं, और उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, जो इनिशियल कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी मछली डालने से पहले तक की, वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपया चली जाती है, डिपेंडिंग कि आपका एरिया कैसा है। अगर आप थोड़े बैकवर्ड एरिया के अंदर मूव करते हैं, आपको लेबर सस्ती मिल जाएगी, बट आपको सामान की ट्रांसपोर्ट महंगी पड़ जाएगी। आप लाहौर शहर के अंदर रहते हैं, आपको ब्रांच रोड वगैरह से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, मगर अगर आप इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं, तो तकरीबन 1.5 से लेके 2 लाख के बीच के अंदर आपके 2 टैंक्स लग जाते हैं। और ये एक डायफ्राम पंप जो बड़ा वाला आप यूज़ करें उसको, तो वो 2 टैंक्स चला जाता है, एक पंप ही। तो हम जब भी रेकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप इवन नंबर्स में रहें, ताकि नंबर ऑफ़ पंप जो हैं वो आपके सपोर्ट में उससे रहे, क्योंकि एक टैंक के ऊपर भी पंप आपको वही लगना है जो कि 26,000 रुपये का। ठीक है, और 2 टैंक लगेंगे तब भी वो एक ही पंप लगना है 26,000 रुपये का। तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं। तो आपने जहाँ पे अगर एक टैंक लगाएंगे शायद आपको वो 1 लाख 1.25 लाख रुपये का पड़े, 2 टैंक लगाएंगे वो 2 लाख रुपये में मिल रहे हैं, पौने 2 लाख रुपये में मिल पा रहे हैं आपको। तो बाकी इसके अलावा ऑपरेशन की कॉस्ट होती है, वो भी मैटर कर रही होती है कि आप कहाँ पे हैं, मछली का बच्चा आपने कितने का ख़रीदा, किस साइज़ का ख़रीदा, फीड कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हर कंपनी की ज़रा प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। थर्ड चीज़ आती है कि हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि बिजली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। तो बिजली के अंदर डिपेंड करता है कि आपका एग्रीकल्चर यूनिट है, रेजिडेंशियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल भी फ़र्क होगा। नंबर आपका सेटअप का साइज़ क्या है, उस हिसाब से भी बिजली वेरी करती है। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफ़ी वेरी कर रही होती है, बट एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे 2 टैंक, अगर आप कहेंगे मैंने घर के लॉन में मेरे पास जगह थी और मैंने वहीं पे लगा लिया, बिल शिल चलो घर वालों ने दे दिया। नॉर्मली यूथ यही होता है कि पेरेंट्स वगैरह या बड़े भाई वगैरह जो हैं वो बिल में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं घर में, तो ये है कि उन्होंने कहा कि चल जाओ ठीक है तुम कर लो, बिजली का बिल हम देख लेंगे। तो आप अगर इस तरह करके करें तो आप तकरीबन 6 से 8 महीने का साइकिल जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका इंक्लूडिंग बच्चा डाल के 2 टैंक में ना अब लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के अंदर प्रोडक्शन ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया मनी भाई। तो व्यूअर्स मौजूद थे इस टाइम मनी भाई के पास, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बेसिक चीज़ें गाइड की। जो लोग ये सोचते हैं ना कि कामयाबी या हम पैसा लगा के कोई भी ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें रातों रात पैसे कमा लेंगे, तो इस तरह की स्टोरीज़ लाने का मकसद ये होता है कि कोई भी बंदा कामयाब हुआ। मानी भाई ने अगर ये काम कर रहे हैं तो 15 साल हो गए हैं, पहले शौक़ था, शौक़ के साथ फिर उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली किया, पता नहीं कितने लॉसेस भी किए होंगे डेफिनेटली, और अब जाके इस लेवल तक पहुँचे हैं और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो कोई भी काम है उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है और प्रॉपर उसका एक वे चाहिए होता है। अगर आज की वीडियो, आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।